समय के साथ लोग सीखते हैं कि वे केवल खुद पर भरोसा करें। हालांकि सभी के लिए जीवन की चुनौतियों से निपटना आसान नहीं होता। कभी कभी एक अजनबी भी मदद की पेशकश कर सकता है, लेकिन इसे स्वीकार करने से पहले व्यक्ति को इरादों की ईमानदारी के बारे में आश्वस्त होना चाहिए। 2019 के मध्य में अन्ना स्माचना जर्मनी के गेल्सेनकिर्चेन में अपने 2 कुत्तों के साथ रहती थी। अन्ना की एक जुड़वां बहन थी जिसका नाम एडिथ था, जिसके साथ वह बचपन से बहुत करीब थी। एडिथ डर्क से शादीशुदा थी। बहनें एक दूसरे से दूर नहीं रहती थीं और हर दिन मिलती थीं, भले ही केवल एक संक्षिप्त बातचीत के लिए। 22 जून 2019 को अन्ना दोपहर में एडिथ के पास गई। उसने अपनी बहन को अच्छे दिन की शुभकामनाएं दी और लगभग 12:30 पर चली गई। अगली सुबह एडिथ ने अन्ना को एक लंबी यात्रा के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने फोन पर संदेश भेजे और अन्ना ने 1 घंटे में आने का वादा किया, लेकिन वह नहीं आई, जो उसके लिए असामान्य था। एडिथ ने अपनी बहन को लिखा और पूछा कि वह कब आएगी। अन्ना ने जवाब दिया कि उसका आने का कोई इरादा नहीं था और उसने अपने लिए असामान्य इमोजी का उपयोग किया। एडिथ को लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसने जल्दबाजी में निष्कर्ष न निकालने का फैसला किया और संदेशों का आदान प्रदान जारी रखा। जितना लंबा संवाद चलता गया, एडिथ को उतना ही अजीब लगने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी अजनबी से बात कर रही हो। एडिथ ने अपनी बहन की आवाज सुनने के लिए कॉल करने का फैसला किया, लेकिन अन्ना ने फोन नहीं उठाया, हालांकि वह अभी अभी सक्रिय रूप से संदेश भेज रही थी। यह भी अन्ना के लिए असामान्य था। आमतौर पर वह हमेशा वापस कॉल करती थी अगर वह तुरंत जवाब नहीं दे सकती थी, लेकिन इस बार उसने मिस्ड कॉल के बाद बस अजीब संदेश भेजना जारी रखा। पथराचार में बातचीत करने वाला व्यक्ति अन्ना की तुलना में बिल्कुल अलग व्यवहार कर रहा था। एडिथ का संदेह बढ़ता गया और उसने अपने पति को बताया। जोड़े ने फैसला किया कि स्थिति बहुत अजीब थी, हालांकि वे कुछ बुरा नहीं सोचना चाहते थे। हालांकि अन्ना का व्यवहार इतना असामान्य था कि एडिथ और एरिक ने शाम 6 बजे उससे मिलने और व्यक्तिगत रूप से सब कुछ स्पष्ट करने का फैसला किया। जब वे अन्ना के अपार्टमेंट पर पहुंचे तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। दरवाजा अक्षत था, घुसपैठ के कोई संकेत नहीं थे। एकमात्र चीज जो जोड़े को परेशान कर रही थी वह थी अन्ना के कुत्तों का असामान्य व्यवहार। उनका भौंकना किसी तरह से अलग, सामान्य से अधिक घबराया हुआ लग रहा था। एडिथ और एरिक ने और जोर से दरवाजा खटखटाना शुरू किया, लेकिन बिना किसी सफलता के। चिंतित कि अन्ना के साथ कुछ हो गया हो, उन्होंने मदद के लिए चौकीदार से संपर्क किया। जब वे अंदर जाने में सफल हुए तो उन्हें अंधेरे का स्वागत मिला। सभी पर्दे खींचे हुए थे। मालकिन वहां नहीं थी। सामान अपनी जगह पर था, जैसे कि अन्ना बस हवा में गायब हो गई हो। कुछ विवरणों ने चिंता को बढ़ा दिया। सिंक में गंदे बर्तन, धोने के बाद अव्यवस्थित कपड़े। यह व्यवस्थित अन्ना के लिए बिल्कुल असामान्य था। ऐसा लग रहा था जैसे वह दैनिक घरेलू कामों के बीच में गायब हो गई हो। कोई मूल्यवान चीज गायब नहीं थी, लेकिन अन्ना बस ऐसे नहीं जा सकती थी, अपने पालतू जानवरों को बिना देखभाल के छोड़कर और अपनी बहन को मुलाकात के बारे में सूचित किए बिना। जोड़े ने पुलिस के पास जाने का फैसला किया, लेकिन उन्हें ठंडा स्वागत मिला। जांचकर्ताओं ने रिपोर्ट पर अनिच्छा से प्रतिक्रिया दी और समझाया कि यह एक वयस्क व्यक्ति का मामला है जो चाहे करने के लिए स्वतंत्र है। एडिथ ने हार नहीं मानी और सहज रूप से महसूस किया कि उसकी जुड़वां बहन के साथ कुछ बुरा हुआ था। जोड़े के विरोध के बावजूद अधिकारियों ने मामले को अपने हाथ में ले लिया। जांचकर्ताओं ने लापता व्यक्ति के अपार्टमेंट की तलाशी ली, लेकिन न तो सबूत मिले और न ही खोज के लिए कोई सुराग। कानून प्रवर्तकों को भी बिना किसी स्पष्ट कारण के अन्ना का अचानक गायब होना अजीब लगा। एडिथ की उत्सुकता को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि उसे संभावित शामिल होने के लिए पहले जांच की जाए। उसने स्वाभाविक रूप से सब कुछ इनकार कर दिया और एक अलीबी प्रदान किया। जोड़े को जल्दी ही संदिग्धों के रूप में खारिज कर दिया गया और जुड़वां बहन ने जांचकर्ताओं को उपयोगी जानकारी दी। एडिथ और उसके पति डिर्क के अनुसार
बहन का एक मुश्किल बॉयफ्रेंड था जिसका नाम माइकल था, जो उससे बड़ा था। इस जीवंत व्यक्ति ने अन्ना से इंटरनेट पर मुलाकात की थी। उस समय लापता व्यक्ति वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रही थी। पहले वह एक किंडरगार्टन में काम करती थी, फिर वह एक कॉल सेंटर में चली गई, जहां वेतन मुश्किल से उपयोगिताओं और भोजन के लिए पर्याप्त था। अप्रत्याशित रूप से माइकल प्रकट हुआ, इस कठिन समय में अन्ना का समर्थन करने के लिए तैयार। माइकल एक लंबा, मजबूत, गंजा लेकिन आकर्षक व्यक्ति था। कुल मिलाकर अन्ना को वह पसंद आया, लेकिन कुछ उसे परेशान कर रहा था। वह हिचकिचा रही थी, लेकिन उसने उसे एक चिंता मुक्त जीवन का वादा किया और इसे साबित करने के लिए तैयार था। नए बॉयफ्रेंड ने उपहार दिए, एक कार खरीदने का वादा किया और उसे अपनी मां के होटल में रखने की पेशकश की। इसलिए अन्ना ने उसके प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया। उनका रिश्ता 6 महीने तक चला और उसे वित्तीय समस्याओं से निपटने में मदद मिली। हालांकि वह उसके आदर्श से दूर था। करीब से जानने पर वह एक अत्यधिक संदेहशील साथी निकला, जो अपनी चुनी हुई के हर कदम को नियंत्रित करने की कोशिश करता था। यह उनके अलगाव का कारण बन गया। पहली नजर में अलगाव बिना किसी घटना के हुआ। आदमी ने इसे शांति से स्वीकार किया लगा और अन्ना अपने सामान्य जीवन की लय में लौट आई। उन्होंने एक दोस्ताना रिश्ता बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। हालांकि एडिथ ने बताया कि अलगाव के बाद अन्ना के जीवन में अजीब और परेशान करने वाली घटनाएं शुरू हो गईं। पहला चेतावनी संकेत उसके अपार्टमेंट में एक गंभीर आग थी, जो अलगाव के कुछ महीने बाद हुई थी। दमकल कर्मी जल्दी से मौके पर पहुंचे और आग को नियंत्रित कर सके, बिना इसे पड़ोसी कमरों तक फैलने दिए। आग से ग्रस्त अपार्टमेंट से केवल चीजों का एक छोटा हिस्सा बचाया जा सका। अन्ना ने स्वीकार किया कि वह आग के कारण को समझ नहीं पा रही थी। हालांकि शुरू से ही उसे संदेह था कि माइकल इस घटना में शामिल था। जानबूझकर आगजनी के संदेह पर एक जांच शुरू की गई। जांचकर्ताओं ने अन्ना के कई पड़ोसियों से पूछताछ की, जिन्होंने एक संदिग्ध व्यक्ति का वर्णन किया। कई गवाहों के अनुसार उन्होंने उसे आग लगने से ठीक पहले अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में संदेहजनक रूप से देखा था। हालांकि वे माइकल को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते थे और इसलिए उसे सटीक रूप से पहचान नहीं सके। गवाहों ने संदिग्ध व्यक्ति का वर्णन लंबा, मजबूत, गंजा और मध्यम आयु का किया। जब उन्होंने माइकल की तस्वीर देखी तो उन्होंने अनुमान लगाया कि वह वही हो सकता है। इस घटना के बाद अन्ना ने अपने पूर्व प्रेमी से दूर रहने का फैसला किया। हालांकि वे सोशल नेटवर्क पर संवाद करते रहे और माइकल ने उसे इस घटना में अपनी निर्दोषिता का विश्वास दिलाने में सफलता पाई। हालांकि माइकल मुख्य संदिग्ध बना रहा, उसके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं मिला। वह अन्ना का मौखिक समर्थन करता रहा और फिर से वित्तीय सहायता की पेशकश की। हाल की घटनाओं के बाद युवा महिला एक कठिन स्थिति में थी। उसने अपना पिछला समर्थन खो दिया था और उसे अपने अपार्टमेंट की मरम्मत के लिए धन की आवश्यकता थी। अन्ना की बहन को संदेह था कि माइकल उसे वित्तीय रूप से निर्भर बनाने की कोशिश कर रहा था। माइकल फिर से बचाव करने वाले के रूप में सामने आया, लेकिन अन्ना रिश्ता फिर से शुरू नहीं करना चाहती थी। इसके बाद उसने अपना दृष्टिकोण बदल दिया। उसने स्विट्जरलैंड से एक अमीर चाची के बारे में बताया, जो कथित तौर पर उसे वित्त पोषित कर रही थी। माइकल ने अन्ना को संपर्क विवरण दिया और इसे एक सफल व्यक्ति के साथ संवाद करने का अवसर के रूप में प्रस्तुत किया। यह माना जा रहा था कि चाची अन्ना को उसकी कठिनाइयों से बाहर निकलने में मदद करेगी। अन्ना और माइकल के स्विस रिश्तेदार के बीच एक करीबी संपर्क विकसित हुआ। वे लंबे समय तक पत्राचार करते रहे और धीरे धीरे अन्ना ने अपने सपने साझा किए। वह लंबे समय से एक निजी किंडरगार्टन खोलना चाहती थी। परोपकारी ने मदद करने की इच्छा व्यक्त की, विचारों का आदान प्रदान किया और समर्थन की पेशकश की, जिससे उसने युवा महिला का विश्वास जीत लिया। अंत में माइकल की चाची ने अन्ना को 7,50,000 यूरो का एक चेक दिया, कथित तौर पर बिना किसी वापसी दायित्व के। अप्रत्याशित उदारता ने प्रमुख पात्र को चौंका दिया और हालांकि उसके पास बहुत कम विकल्प था, उसने चेक स्वीकार कर लिया। हालांकि अन्ना इसे भुना नहीं सकी, क्योंकि वह बैंक जाने से पहले ही गायब हो गई।
स्विट्जरलैंड से अज्ञात व्यक्ति की मदद एक चमत्कार की तरह लग रही थी, जिसने उसकी दुनिया को उलट पुलट कर दिया। अन्ना को अंदाजा नहीं था कि यह दयालुता सिर्फ एक धोखा था। जब कानून प्रवर्तकों ने बहन की रिपोर्ट के बाद लापता व्यक्ति के अपार्टमेंट की तलाशी ली, तो उन्हें यह चेक मिला। जांच से पता चला कि यह जाली था। अन्ना किसी भी परिस्थिति में इस पैसे तक नहीं पहुंच सकती थी। पुलिस ने अन्ना के पूर्व बॉयफ्रेंड टॉर्स्टन से बात की। उसने बताया कि उसे शुरू से ही माइकल पसंद नहीं था, उसे अप्रिय माना और अन्ना को रिश्ता खत्म करने की सलाह दी। इन बातचीतों और अपार्टमेंट की तलाशी के बाद पुलिस अगले दिन सुबह लगभग 10 बजे माइकल के घर पहुंची, उसकी तलाशी लेने के लिए। उन्होंने यूएसबी ड्राइव, कंप्यूटर और लैपटॉप जब्त किए। खोजी कुत्तों के साथ डॉग हैंडलर भी आए, लेकिन जानवर अन्ना के कोई निशान नहीं पा सके। पुलिस को छोड़ना पड़ा क्योंकि वे संदिग्ध पर कोई आरोप नहीं लगा सके। हालांकि जांचकर्ताओं ने मामला नहीं छोड़ा और संदिग्ध व्यक्ति पर नजर रखने का फैसला किया। कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने माइकल की बातचीत को सुनना और उस पर नजर रखना शुरू कर दिया। इस समय वे मान रहे थे कि अन्ना को कहीं उसकी इच्छा के विरुद्ध रखा गया था। माइकल अक्सर अपनी मां से फोन पर बात करता था। उनका रिश्ता बहुत करीबी लगता था। महिला अपने बेटे के बारे में सब कुछ जानती थी और वह उसे अपने सभी विचार बताता था, इसलिए जांचकर्ताओं को उम्मीद थी कि वे अन्ना के बारे में कुछ सुनेंगे, लेकिन कोई सीधा सबूत नहीं था। उनकी बातचीत अजीब लगती थी, जैसे वे कुछ छिपा रहे हों। जल्द ही माइकल की मां भी संदेह के घेरे में आ गई। एक बातचीत में चिंताजनक वाक्य कहे गए। माइकल ने अपनी मां से कहा कि पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, और महिला ने सहमति व्यक्त की, स्पष्ट रूप से स्थिति से अवगत होते हुए। उनकी संक्षिप्त बातचीत से जांचकर्ताओं ने अन्ना के बारे में चिंताजनक निष्कर्ष निकाले। हालांकि उसके ठिकाने के बारे में कोई संकेत नहीं था। जांचकर्ताओं ने माइकल की मां से बात की, लेकिन उसने बयान देने से इनकार कर दिया और अन्ना के भाग्य के बारे में कुछ भी जानने से इनकार कर दिया। इस समय तक जांचकर्ताओं ने माइकल से जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच कर ली थी। एक हार्ड ड्राइव पर उन्होंने अन्ना के अपार्टमेंट की तस्वीरें पाईं, जो हाल ही में जल गया था। यह पता चला कि माइकल वहां गया था और एक छिपा हुआ कैमरा लगाया था। उसने अधिकतम क्षेत्र पर दृष्टिकोण सेट करने के लिए रिकॉर्डिंग की थी। यही उपकरण आग का कारण बना। इस प्रकार पुलिस को आग में पूर्व प्रेमी की भागीदारी के स्पष्ट सबूत मिले। यह स्पष्ट था कि वह अपनी इच्छा से नहीं गई थी। उसके पास न तो साधन थे, न अवसर, और न ही ऐसा करने की इच्छा। वह अपना खुद का किंडरगार्टन खोलने का सपना देख रही थी और अपने सपने को साकार करने के लिए जल्द ही एक चेक भुनाने की योजना बना रही थी। अपार्टमेंट से केवल युवा महिला का गुलाबी बैकपैक और मोबाइल फोन गायब थे। अब एडिथ को यकीन था कि फोन, जैसे अन्ना, माइकल के पास था। बहन को संदेह था कि उसके गायब होने के दिन वह अन्ना के फोन से उसके साथ संवाद कर रही थी। माइकल को घटना से जोड़ने वाले अधिक सबूत खोजने के लिए पुलिस ने क्रेफेल्ड में एक कचरा भस्मीकरण संयंत्र की जांच की, जो लापता व्यक्ति के घर से 50 किलोमीटर दूर था। उन्हें आग से क्षतिग्रस्त वस्तुओं की खोज की उम्मीद थी। जांचकर्ताओं के अनुसार कोई भी वस्तु घटना में माइकल की भागीदारी के महत्वपूर्ण सबूत हो सकती थी। दुर्भाग्य से कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं मिला। अन्ना के ठिकाने के बारे में जानकारी के लिए 5,000 यूरो का इनाम घोषित किया गया। 5 महीने बाद पुलिस आखिरकार एडिथ के घर पहुंची। महिला काम पर थी, इसलिए जांचकर्ताओं ने डर्क को एक संदिग्ध की गिरफ्तारी के बारे में सूचित किया। यह पता चला कि वह माइकल था। उसके उपकरणों पर उन्होंने न केवल लापता व्यक्ति के अपार्टमेंट की तस्वीरें पाईं, बल्कि कुछ और भी परेशान करने वाला मिला। अन्ना की बहुत खराब हालत में रिकॉर्डिंग और तस्वीरें मिलीं। फिर भी युवा महिला खुद नहीं मिली। जांचकर्ताओं ने इन सभी महीनों में माइकल पर नजर रखी थी। वह अक्सर शहर के पास के एक जंगल में जाता था और हमेशा एक ही जगह जाता था जहां वह अपना ड्रोन उड़ाता था। ऐसा लगता है कि यह क्षेत्र का निरीक्षण करने और एक विशिष्ट क्षेत्र की जांच करने के लिए था।
कानून प्रवर्तकों को संदेह था कि वह इस तरह से अपने रहस्य की सुरक्षा की पुष्टि कर रहा था। दुर्भाग्य से माइकल खुद इस स्थान पर नहीं गया, इसलिए अब तक इसका सटीक स्थान निर्धारित नहीं किया जा सका। फिर भी जांचकर्ता आश्वस्त थे कि यही वह जगह है जहां अन्ना के मामले में महत्वपूर्ण सबूत हैं। कई बार कानून प्रवर्तन के प्रतिनिधि कुत्तों और खोज दलों के साथ उस स्थान पर गए, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं पा सके। जब माइकल को बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया तो उसने अन्ना से मिलने से पहले कि अपने जीवन के बारे में विस्तार से बताया। यह पता चला कि उसके अतीत में पहले से ही कानून उल्लंघन से संबंधित कुछ परेशान करने वाली घटनाएं थीं। 1997 में मामले के मुख्य व्यक्ति का क्रिस्टीना नाम की एक युवा महिला के साथ रिश्ता था। क्रिस्टीना, जो मेट्रो में विक्रेता के रूप में काम करती थी, माइकल से मिली, जो एक फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर था। दोनों युवा थे और उनके बीच जल्दी ही भावनाएं भड़क उठीं। हालांकि शुरुआत से ही उनके रिश्ते में कठिनाइयां थीं। माइकल बहुत ईर्ष्यालु और गुस्सैल निकला, जिससे क्रिस्टीना बहुत दुखी हुई। एक अन्य बाधा माइकल की मां थी, जिसकी वह बिना शर्त मानता था। इससे प्रेमियों के बीच कई झगड़े हुए। धीरे धीरे माइकल क्रिस्टीना के जीवन में अधिक से अधिक हस्तक्षेप करने लगा। उसके बड़े कुत्ते के साथ एक अजीब घटना हुई जिसे माइकल पसंद नहीं करता था। पालतू जानवर अचानक बिना किसी सुराग के गायब हो गया। क्रिस्टीना को संदेह था कि माइकल इसमें शामिल हो सकता है, हालांकि कोई सबूत नहीं था। इस घटना के बाद जोड़ा अलग हो गया, हालांकि कारण कुत्ते का गायब होना नहीं था। अलगाव के तुरंत बाद क्रिस्टीना ने एक और असामान्य घटना का अनुभव किया। उसकी कार के ब्रेक अचानक फेल हो गए, जिससे लगभग दुर्घटना हो गई थी। मैकेनिक ने पाया कि ब्रेक फ्लूइड गायब था, जैसे कि इसे जानबूझकर निकाल दिया गया हो। क्रिस्टीना ने फिर से अपने पूर्व प्रेमी पर संदेह किया। अलगाव के बाद ऐसा लगता था कि माइकल क्रिस्टीना पर ग्रस्त हो गया था। एक दिन वह उसके अपार्टमेंट के बाहर उसकी घात लगाए बैठा था। एक बहस हुई जो एक गंभीर टकराव में बदल गई। इस मुठभेड़ के परिणाम क्रिस्टीना के लिए बेहद दुखद थे। विशेषज्ञों ने क्रिस्टीन पर हमले के कई निशान पाए। उसके अपार्टमेंट में कई फिंगरप्रिंट और अन्य सबूत मिले। इसलिए कानून प्रवर्तकों ने तुरंत माइकल को संदिग्ध के रूप में पहचाना। उसने अपनी भागीदारी से इनकार किया, लेकिन सबूत मजबूत थे। अपने वकील के प्रयासों के कारण उसे लापरवाही से की गई घटना का दोषी पाया गया। माइकल को 11 साल की जेल हुई। जेल में अपने समय के दौरान उसने कई बार समय से पहले रिहाई के लिए आवेदन किया, लेकिन उन्हें खारिज कर दिया गया। वह अक्टूबर 2009 में ही रिहा हुआ। तुरंत बाद माइकल ने कुछ महिलाओं की सेवाओं का उपयोग करना शुरू कर दिया। उसे विशेष रूप से सीसी पसंद आई, जिससे वह 2012 में मिला था। व्यावसायिक बैठकों के अलावा माइकल ने उसके साथ एक विश्वसनीय संबंध बनाना शुरू कर दिया। उसने दावा किया कि वह धनी है और उसकी वित्तीय कठिनाइयों में मदद कर सकता है। यह सीसी पर प्रभाव डाला और जल्द ही वे मिलने लगे। शुरुआत में माइकल शिष्ट व्यवहार करता था और युवा महिला को विशेष महसूस होता था। उसे लगा जैसे वह किसी परिकथा में आ गई हो। लेकिन समय के साथ माइकल बदल गया। पहले सुखद व्यक्ति अत्यधिक ईर्ष्या दिखाने लगा। जैसे ही सीसी थोड़ी देर के लिए चली जाती, वह बेचैन हो जाता, लगातार फोन करता और झगड़े को उकसाता। वैलेंटाइन डे 2014 को जोड़े ने एक साथ समय बिताया। जब युवा महिला बाथरूम गई, माइकल अचानक अंदर घुस आया। उसने पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया और उसे आक्रामक तरीके से बेडरूम में खींच लिया। अपराधी असहाय महिला को काबू करने और उसकी स्वतंत्रता को सीमित करने में सफल रहा। सीसी को यकीन था कि स्थिति उसके लिए बेहद खतरनाक थी। ऐसा लगता है कि यह क्षेत्र का निरीक्षण करने और एक विशिष्ट क्षेत्र की जांच करने के लिए था। कानून प्रवर्तकों को संदेह था कि वह इस तरह से अपने रहस्य की सुरक्षा की पुष्टि कर रहा था। दुर्भाग्य से माइकल खुद इस स्थान पर नहीं गया, इसलिए अब तक इसका सटीक स्थान निर्धारित नहीं किया जा सका। फिर भी जांचकर्ता आश्वस्त थे कि यही वह जगह है जहां अन्ना के मामले में महत्वपूर्ण सबूत हैं। कई बार
कानून प्रवर्तन के प्रतिनिधि कुत्तों और खोज दलों के साथ उस स्थान पर गए, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं पा सके। जब माइकल को बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया तो उसने अन्ना से मिलने से पहले कि अपने जीवन के बारे में विस्तार से बताया। यह पता चला कि उसके अतीत में पहले से ही कानून उल्लंघन से संबंधित कुछ परेशान करने वाली घटनाएं थीं। 1997 में मामले के मुख्य व्यक्ति का क्रिस्टीना नाम की एक युवा महिला के साथ रिश्ता था। क्रिस्टीना, जो मेट्रो में विक्रेता के रूप में काम करती थी, माइकल से मिली, जो एक फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर था। दोनों युवा थे और उनके बीच जल्दी ही भावनाएं भड़क उठीं। हालांकि शुरुआत से ही उनके रिश्ते में कठिनाइयां थीं। माइकल बहुत ईर्ष्यालु और गुस्सैल निकला, जिससे क्रिस्टीना बहुत दुखी हुई। एक अन्य बाधा माइकल की मां थी, जिसकी वह बिना शर्त मानता था। इससे प्रेमियों के बीच कई झगड़े हुए। धीरे धीरे माइकल क्रिस्टीना के जीवन में अधिक से अधिक हस्तक्षेप करने लगा। उसके बड़े कुत्ते के साथ एक अजीब घटना हुई जिसे माइकल पसंद नहीं करता था। पालतू जानवर अचानक बिना किसी सुराग के गायब हो गया। क्रिस्टीना को संदेह था कि माइकल इसमें शामिल हो सकता है, हालांकि कोई सबूत नहीं था। इस घटना के बाद जोड़ा अलग हो गया, हालांकि कारण कुत्ते का गायब होना नहीं था। अलगाव के तुरंत बाद क्रिस्टीना ने एक और असामान्य घटना का अनुभव किया। उसकी कार के ब्रेक अचानक फेल हो गए, जिससे लगभग दुर्घटना हो गई थी। मैकेनिक ने पाया कि ब्रेक फ्लूइड गायब था, जैसे कि इसे जानबूझकर निकाल दिया गया हो। क्रिस्टीना ने फिर से अपने पूर्व प्रेमी पर संदेह किया। अलगाव के बाद ऐसा लगता था कि माइकल क्रिस्टीना पर ग्रस्त हो गया था। एक दिन वह उसके अपार्टमेंट के बाहर उसकी घात लगाए बैठा था। एक बहस हुई जो एक गंभीर टकराव में बदल गई। इस मुठभेड़ के परिणाम क्रिस्टीना के लिए बेहद दुखद थे। विशेषज्ञों ने क्रिस्टीन पर हमले के कई निशान पाए। उसके अपार्टमेंट में कई फिंगरप्रिंट और अन्य सबूत मिले। इसलिए कानून प्रवर्तकों ने तुरंत माइकल को संदिग्ध के रूप में पहचाना। उसने अपनी भागीदारी से इनकार किया, लेकिन सबूत मजबूत थे। अपने वकील के प्रयासों के कारण उसे लापरवाही से की गई घटना का दोषी पाया गया। माइकल को 11 साल की जेल हुई। जेल में अपने समय के दौरान उसने कई बार समय से पहले रिहाई के लिए आवेदन किया, लेकिन उन्हें खारिज कर दिया गया। वह अक्टूबर 2009 में ही रिहा हुआ। तुरंत बाद माइकल ने कुछ महिलाओं की सेवाओं का उपयोग करना शुरू कर दिया। उसे विशेष रूप से सीसी पसंद आई, जिसे वह 2012 में मिला था। व्यावसायिक बैठकों के अलावा माइकल ने उसके साथ एक विश्वसनीय संबंध बनाना शुरू कर दिया। उसने दावा किया कि वह धनी है और उसकी वित्तीय कठिनाइयों में मदद कर सकता है। यह सीसी पर प्रभाव डाला और जल्द ही वे मिलने लगे। शुरुआत में माइकल शिष्ट व्यवहार करता था और युवा महिला को विशेष महसूस होता था। उसे लगा जैसे वह किसी परिकथा में आ गई हो। लेकिन समय के साथ माइकल बदल गया। पहले सुखद व्यक्ति अत्यधिक ईर्ष्या दिखाने लगा। जैसे ही सीसी थोड़ी देर के लिए चली जाती, वह बेचैन हो जाता, लगातार फोन करता और झगड़े को उकसाता। वैलेंटाइन डे 2014 को जोड़े ने एक साथ समय बिताया। जब युवा महिला बाथरूम गई, माइकल अचानक अंदर घुस आया। उसने पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया और उसे आक्रामक तरीके से बेडरूम में खींच लिया। अपराधी असहाय महिला को काबू करने और उसकी स्वतंत्रता को सीमित करने में सफल रहा। सीसी को यकीन था कि स्थिति उसके लिए बेहद खतरनाक थी।